तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी की दूसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद में हम लोग जानते हैं कि बहुपद में क्या क्या सीखने को मिलता है। तो बहुपद में हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, चर के बारे में। चर दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ABCD यानी कि इंग्लिश लेटर में जो शब्द लेटर आते हैं उसे हम लोग चर का नाम बोलते हैं। बहुपद अगर पढ़ना है तो हमको चर पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद ये आता है अचर, ठीक है। अचर में क्या था दोस्तों, जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट 12 13 15 18, ये सब क्या है, अचर है। बहुपद अगर हमें पढ़ना है तो चर और अचर के बारे में हमें जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे। यानी चर का मतलब हुआ दोस्तों अंग्रेजी लेटर, और अचर का मतलब हुआ हिंदी लेटर, यानी कि गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, ये क्या है, अचर है। अब दोस्तों चर और अचर के बारे में आप समझ गए। अब आता है बहुपद में हमको अगर पढ़ना है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, किसी बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहलाता है। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। लिख देते हैं, कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या, रैखिक बहुपद किसी बहुपद का अधिकतम घात एक हो। तो हमें देखना है बहुपद है, यही बहुपद है, यही बहुपद है, इसका अधिकतम घात क्या है, किसको देखना है, चर के ऊपर होना चाहिए घात। चर का अधिकतम घात जो भी होगा उसको हम चेक करेंगे। तो x का घात नहीं कुछ तो क्या है, एक है। यहाँ पे x का घात नहीं कुछ तो एक है, और यहाँ पे अगर z का घात कुछ भी नहीं है तो एक है। तो समझ में आया कि दोस्तों रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इतना तो आगे समझ में। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब दूसरा आता है दोस्तों द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं हम लोग, वह बहुपद जिसका, यहाँ पे लिख देते हैं जिसका चर का अधिकतम घात, जिसके चर का मतलब क्या दोस्तों, x y z a to z में जो बीच में आ जाए, चर का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या, 2x² + 1, यहाँ पे ये बहुपद है, एक बहुपद इसको बोलते हैं। तो x का घात 2 है, अधिकतम घात है, ठीक है। अब इसको देखते हैं 4x² + 4x + 1, इसका घात दोस्तों क्या है, 1 है। तो इसमें इस समीकरण में, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो क्या है, बहुपद है फिर। और ये क्या है, 9y² + y + 2, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इस बहुपद में अधिकतम घात किसका होता है, क्या है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। यानी कि जिस बहुपद में जिसका घात जितना होगा उस बहुपद का वो घात कहलाता है, वो घात कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 4z² + 3z1, नहीं कुछ तो 1 होता है, 1 पावर होता है दोस्तों। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 1 है। इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद, ठीक है। और इसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax² + bx + c, ये इसका व्यापक रूप होता है। और ये ऑब्जेक्टिव में आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बहुपद के बारे में इतना जाने, फिर आगे। तो अब दोस्तों हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिघात बहुपद का क्या जो उदाहरण होता है, वह बहुपद चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसका चर का अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या, 9x³ + 4x² + 9x + 1। इसमें देखना है दोस्तों कि इसमें सबसे ज़्यादा घात किसका है, तो x का क्यू है, तो इसका क्या हो गया, ये त्रिघात हो गया। यानी कि जिसका घात ज़्यादा होता है उसका नाम पड़ जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों, अगर ये रहता 2, 1 रहता तो यहाँ द्विघात पड़ जाता, क्योंकि यहाँ पे x का घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, त्रिघात 3 है, ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद इसका नाम पड़ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है, ये क्या है, ये भी एक त्रिघात है। हमको देखना है कि
x मतलब कि चर के घात का अधिकतम घात कितना है। तो चर में यहाँ क्या है, दो, चर में यहाँ 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे कुछ नहीं 9 है। ठीक है, हमको चर में देखना है, अचर में नहीं देखना है कि हमको क्या घात है, नहीं मतलब उससे मतलब नहीं, अचर से हमें कोई मतलब है ही नहीं। हमें चर में देखना है कि अधिकतम घात किसका है। अगर ये 3 है तो ये त्रिघात हो गया, अगर ये 3 नहीं रहता, यहाँ पे 2 रहता तो ये द्विघात हो जाता। चर का अधिकतम घात जो होता है उसी का वो नाम पड़ जाता है। तो इसी तरह 3z³ + 4z² + 1, तो ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग प्रश्नावली पे पहुँचते हैं। दोस्तों दिया है प्रश्नावली में, हम 2.1 का देख लेते हैं। लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति में, नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये आकृति है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के गुण्य शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ऐसे दिया हुआ यहाँ पे, ऐसे करके कट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऐसे दिया है, ऐसे करके दिया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर कैसे दिया है, ऐसे करके ऐसे दिया। ये 3 चित्र आपको दिखाया गया है। अब हमें शून्य कैसे पता करेंगे। यहाँ बता रहे हैं px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि संख्या ये तो x1 xy1 y1। ठीक है, और इसको जो खींचे हैं x1 और y1, मतलब इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे होगा निगेटिव होगा। ठीक है, ये संख्या, ये जो तीर दिया हुआ है, ये कहता है अगर आप x अक्ष पर, ये हो गया x अक्ष, x वाला है तो x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। समझ में आ गया। x अक्ष पर जितनी बार ये काटेगा उतनी शून्य की संख्या कहलाएगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x अक्ष को ये तीर काटा है, ये रेखा काटी है, नहीं काटी है। क्या लिखेंगे, शून्य की संख्या 0। अब इसमें पता करना है, कैसे कहते करना, ये वाला ये जो संख्या, ये रेखा है। ठीक है, ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काटा है, तो 1 बार काटा है, तो ये हो जाएगा शून्य की संख्या। लिखेंगे शून्य क्या संख्या, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बार काटा है x अक्ष को। px के बारे में बता रहा है, y के बारे में नहीं बता रहा है, px के बारे में बता रहा है, x अक्ष के बारे में ही बता रहा है। x अक्ष पर कितनी बार, जितनी बार काटेगा उतना वो शून्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं x अक्ष को कितनी बार काटा है ये रेखा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितना होगी, शून्य की संख्या 3 होगी। समझ में आया दोस्तों, यही बात है, जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतना शून्य की संख्या होगी। ये बिल्कुल आसान है, भाषा है, ऐसा कोई बात है नहीं। और ये रेखा जब x अक्ष को जितनी बार काटेगा, 1 बार काटा है तो मैंने 1 दिया है, और ये रेखा, ये जो ऐसी वाली है, x अक्ष को 3 बार काटा है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि चौथा और पांचवा और छठा नंबर जो क्वेश्चन है, इसका शून्य क्या होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये x अक्ष है, x और x डैश, यानी कि इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव होगा। तो अब देखते हैं कि x अक्ष पर ये रेखा कितनी बार काटा है, ये रेखा और ये रेखा, तो ये हो गया चित्र है, और ये रेखा जो है कितनी बार काटा है, तो यहाँ पे x अक्ष को 2 बार काटता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ शून्य की संख्या 2 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर इसमें देख लेते हैं, x अक्ष को कितनी बार काटा है ये रेखा, 1 हो गया, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य की संख्या 4 होगा, क्योंकि ये 4 बार x अक्ष को काट रहा है। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा सकता है, लेकिन 2 नंबर में आपको ये सवाल नहीं पूछेगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल आसान सा सवाल है। उसके बाद छठा नंबर है कि अब जो यहाँ पे है x और x डैश, ठीक है, y और y डैश, यानी ऊपर पॉजिटिव, इधर जो है निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होता है। डैश का मतलब दोस्तों होता है, जिधर डैश लगा होता है वो समझो एक निगेटिव का काम करता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काटा है, तो 1 बार काटा है, 1 ही बार काटा है दोस्तों, क्योंकि ये नीचे नहीं आया है, 1 ही बार काट के फिर ऊपर चला गया, फिर दूसरी बार 1 काटा है, यहाँ पे काटा नहीं, सटा है। ठीक है, अगर कटता तो फिर समझिए कि यहाँ पे 2 बन जाता, यहाँ पे 2 बन जाता, लेकिन नहीं, 1 ही बार काटा है, फिर ऊपर गया, फिर काटा है, फिर ऊपर गया। इसका मतलब क्या, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी।
दोस्तों इतना तो समझ में आ गया। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हर टॉपिक आपको मिलता रहेगा। ये एग्ज़ाम लेवल में बहुत ही टफ सवाल है और आसान से सवाल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं। तो अगले वीडियो के लिए हमारे बने रहिए। जो अगला वीडियो बनेगा वो प्रश्नावली 2.2 पर बनने वाला है। हमसे जुड़े रहिए प्लीज़।